नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारतीय समाजशास्त्र के दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है, राजपूत और ठाकुर। तो चलिए आज मिलकर इस दिलचस्प विषय को डिकोड करते हैं और इन दोनों के बीच के असली फर्क को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपूत और ठाकुर का मतलब बिल्कुल एक ही है? रोजमर्रा की बातचीत में हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, जैसे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए आज ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्यों के आधार पर इन दोनों के बीच के असली अंतर को गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, क्षत्रिय वर्ग। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, राजपूत मूल रूप से एक जाति या समुदाय है जो समाज के क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम इस शब्द के इतिहास में जाएं तो ये राजपुत्र से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है राजा का बेटा या राजा का वंशज। ऐतिहासिक रूप से ये समाज का योद्धा वर्ग रहा है, जिनका काम युद्ध करना और शासन चलाना था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक जातिगत पहचान है जो इंसान को उसके जन्म से मिलती है। अब आते हैं भाग 2 पर, जमींदार की उपाधि। यहीं से हमारी इस तुलना की असली नींव तैयार होती है। यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। ठाकुर कोई जाति नहीं है। जी हाँ, ठाकुर वास्तव में एक आदर सूचक उपाधि यानी एक टाइटल है। मध्यकाल में जो लोग जमींदार या गांव के मुखिया होते थे, उन्हें सम्मान के तौर पर यह उपाधि दी जाती थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठिकानेदार, या सीधे शब्दों में कहें तो इलाके का मालिक। तो ये कोई जन्म की पहचान नहीं है, बल्कि एक ऐसी पदवी थी जो किसी व्यक्ति को उसके रुतबे और जमीन के मालिकाना हक की वजह से मिलती थी। और ये चीज हमें भाग 3 की तरफ ले जाती है, मुख्य अंतरों की तुलना। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मूल रूप से देखें तो राजपूत का अर्थ राजा का बेटा है, जबकि ठाकुर मध्यकाल की एक उपाधि है। श्रेणी की बात करें तो राजपूत एक स्पष्ट जाति है जो क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा है, वहीं ठाकुर सिर्फ एक टाइटल है। और अगर इनकी ऐतिहासिक भूमिका को देखें तो राजपूत मुख्य रूप से सैनिक और शासक रहे हैं, जबकि ठाकुर का काम एक इलाके के प्रमुख या जमींदार के तौर पर रहा है। इस तुलना से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक पहचान खून और वंशावली से जुड़ी है और दूसरी आपके पद या जमीन से। यहां पर एक दिलचस्प बात और है। अगर हम इनके सांस्कृतिक उपयोग को देखें तो आज भी राजपूत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक शूरवीर योद्धा और शासक वर्ग की ऐतिहासिक तस्वीर आती है। लेकिन जब हम ठाकुर शब्द सुनते हैं तो अक्सर एक बहुत ही शक्तिशाली जमींदार या कहें तो एक बाहुबली वाली छवि उभरती है, जिसका अपने इलाके में पूरा दबदबा हो। यानी ठाकुर शब्द का सीधा कनेक्शन शक्ति और जमीन के मालिकाना हक से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, राजपूत जाति के परे। यह हिस्सा कई बड़े भ्रम दूर कर देगा। ये जानकारी वाकई बहुत चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर राजपूत ही बड़े जमींदार थे, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वही ठाकुर होते हैं। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई दूसरे समुदाय भी इस ठाकुर उपाधि का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत के मुताबिक बंगाली ब्राह्मण, भूमिहार और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में कोली समुदाय के लोग भी ठाकुर टाइटल लगाते हैं। मतलब कोई ब्राह्मण या दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी ठाकुर हो सकता है, बशर्ते उसके पास वो जमींदारी या वो उपाधि हो। है ना दिलचस्प? तो अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अंतिम निष्कर्ष। आइए इन सारी बातों को एक साथ पिरोते हैं। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो ये है। संक्षेप में, सभी ठाकुरों का राजपूत होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ठाकुर शब्द राजपूतों की जमींदार और नेतृत्व वाली भूमिका से गहरा जुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो इनके बीच ओवरलैप जरूर है, क्योंकि इतिहास में ज्यादातर राजपूत ही बड़े जमींदार थे, इसलिए उन्हें ठाकुर कहा गया। लेकिन तकनीकी और समाजशास्त्रीय रूप से देखा जाए तो एक जाति और एक उपाधि के बीच का अंतर हमेशा एकदम स्पष्ट रहता है। इस चर्चा को यहीं खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात, ऐतिहासिक उपाधियां आज के समय में हमारी सामाजिक पहचान को कैसे आकार देती हैं। सोचिए, सदियों पुरानी ये मध्यकालीन उपाधियां आज भी किसी के रुतबे, प्रभाव और ताकत को बयां करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इतिहास और भाषा का ये असर वाकई कितना गहरा और शक्तिशाली है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।